हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज़। जैसे हमने इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट रिवीजन किया था, उसी तरीके से आज क्लास 1 के हिंदी व्याकरण की भी पूरी पढ़ाई मतलब पूरा रिवीजन कर लेते हैं। आज के वीडियो में मैंने वो सारे टॉपिक कवर किए हैं जो क्लास 1 में पढ़ाए जाते हैं। देखिए, वैसे तो हमने ये सारे टॉपिक कवर किए हैं। हमारे क्लास 1 हिंदी ग्रामर के प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ एक रिवीजन करेंगे। आज के वीडियो में हम वो सारे टॉपिक का रिवीजन करेंगे जो क्लास 1 में हमने पढ़े थे, और इस रिवीजन के बाद हम रेडी हो जाएंगे क्लास 2 के लिए। देखिए, मैंने वो सारे टॉपिक्स को कवर करके कुछ नोट्स बनाए हैं ताकि हमारा रिवीजन भी जो है आराम से हम कर सके। ओके, एक एक टॉपिक करके स्टार्ट करते हैं। हमारे हिंदी व्याकरण का सबसे पहला टॉपिक है भाषा। भाषा क्या होता है? लैंग्वेज। जिस भाषा में हम बात करते हैं, है ना, हम सबकी अपनी अपनी मदर टंग होती है, और हमारी हिंदी भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज, ये सब क्या है? एक भाषा है जिसके माध्यम से हम एक दूसरे से बातें करते हैं और अपना मैसेज पहुंचाते हैं। ठीक है, यही है भाषा। अब भाषा के 4 रूप कौन से होते हैं, मतलब भाषा को हम कैसे कैसे यूज करते हैं? बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना। हम बोलने के लिए भाषा का यूज़ करते हैं, हम कुछ सुनने के लिए भी हम भाषा में ही सुनते हैं, कुछ लिखने के लिए भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और अगर कुछ लिखी हुई चीज़ को हमें पढ़ना हो तब भी हम भाषा का यूज़ करते हैं। आप जितनी ज़्यादा भाषा समझेंगे उतनी ज़्यादा आप पढ़ पाएंगे, लिख पाएंगे। ओके, भाषा बहुत ज़रूरी है, जैसे हमारी हिंदी भाषा। भाषा को समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए हम हिंदी भाषा को समझते हैं। ओके, ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक, भाषा। अब आगे देखते हैं। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्णमाला। आगे हमें क्या समझना है कि हिंदी की जो वर्णमाला होती है, जैसे हर लैंग्वेज के अपने अपने अल्फ़ाबेट्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, है ना, वैसे हिंदी की भी वर्णमाला होती है जो हम लिखते हैं। हिंदी की वर्णमाला में भी 2 भाग होते हैं। जैसे इंग्लिश में वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स पढ़ते हैं ना, उसी तरीके से हिंदी में स्वर और व्यंजन होते हैं। ओके, वर्णमाला के 2 भाग हैं, एक है स्वर और दूसरा व्यंजन। देखिए, यहाँ पर ये है हमारी हिंदी की वर्णमाला, और इसमें जो हम पढ़ते हैं ना, अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए आई ओ औ, तो ये होते हैं हमारे स्वर, और जो आगे के अक्षर होते हैं क से लेके ह तक, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं व्यंजन। और सबसे नीचे 4 अक्षर हैं जिनको हम बोलेंगे संयुक्त व्यंजन। चलिए वर्णमाला के अब स्वर और व्यंजन को देखते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे कि स्वर क्या होता है। ये सब हमने पढ़े थे ना, अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए आई ओ औ। ओके, तो इतने होते हैं हमारे स्वर। ये जो अंग और आहा है, ये स्वर में नहीं आते हैं, ये कुछ विशेष ध्वनियां हैं जो स्वर के साथ हम लिखते हैं। असल में स्वर सिर्फ अ से लेकर औ तक होता है, औ से औरत तक। ओके, तो इतने ही हमारे स्वर हैं, और इन्हें अगर आप गिनोगे तो कुल मिला के 11 स्वर होते हैं। ओके, और ये जो अंग से अंगूर और अह है आपका, ये दोनों होते हैं कुछ विशेष ध्वनियाँ जो हम स्वर के साथ लिखते हैं, पर इनकी भी मात्रा होती है। देखिए नीचे, देखिए ये जो अंग से अंगूर है, इसको हम स्वर नहीं बोलते, ये अनुस्वार है। ओके, तो इसका नाम है अनुस्वार, और जो अह है उसको हम बोलेंगे विसर्ग। ओके, इसकी मात्राएं कैसी है? अनुस्वार मतलब अक्षर के ऊपर आपको एक बिंदी डालनी है, और विसर्ग मतलब अक्षर के उस शब्द के पीछे लास्ट में जाकर आपको 2 बिंदी डालनी है। तो हम ये पढ़ते क्यों हैं? क्योंकि इन बिंदियों के नाम भी होने चाहिए, है ना। अगर आपसे कोई बोलेगा कि इस अक्षर में अनुस्वार डालो, तो आपको क्या करना है? वहाँ पर एक बिंदी डालना है। इसको बिंदी डालोगे ऐसे नहीं बोलते हैं, इसको अनुस्वार डालना बोलेंगे। और जब अक्षर के लास्ट में, अंत में हम पीछे 2 बिंदी लगाते हैं, तो उसको हम बोलेंगे विसर्ग लगाना। तो अगर आपसे कोई बोले कि अक्षर के पीछे विसर्ग लगाओ, तो आपको पता होना चाहिए कि 2 बिंदी डालनी है, और इसी को हम विसर्ग लगाना बोलते हैं। ओके, अंग और आह स्वर में नहीं आते, ये अलग 2 विशेष ध्वनियाँ हैं जो स्वर के साथ हम लिखते हैं। स्वर में सिर्फ 11 स्वर होते हैं, अ से अनार से लेकर औ से औरत तक। ओके,
अब आगे देखिए व्यंजन। तो स्वर हमें पता चल गया क्या है। अब व्यंजन क्या है? जो आगे के अक्षर हैं, क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श स हा। ओके, सो क से लेकर ह तक जो हमारे अक्षर हैं, जो लेटर्स हैं, उनको हम हिंदी में व्यंजन बोलते हैं। और कुल मिला के 33 व्यंजन होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक गिन के देखिए, टोटल हमारे 33 व्यंजन होते हैं। ओके, सो ये भी हमने पढ़ा है। अब स्वर और व्यंजन तो हमने समझ लिया। अगला क्या है? संयुक्त व्यंजन। सो संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? ये देखिए, क्ष त्र ज्ञ श्र, ये जो 4 अक्षर हैं, इनको हम संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। ओके, ये 4 अक्षर होते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन मतलब क्या? वो व्यंजन जो 2 वर्णों के मेल से बनता हो। देखिए यहाँ पे क्ष में क और श दोनों की आवाज आ रही है ना। सो क और श को मिलाकर बना है क्ष, त और र को मिलाकर बना है त्र, ज और ञ को मिलाकर बना है ज्ञ, एंड श और र को मिलाकर बनता है श्र। ओके, सो संयुक्त व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जिनमें 2 वर्णों की आवाज मिली हुई होती है। और हिंदी वर्णमाला में ये 4 अक्षर हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। ओके, सो ये भी हमने किया था डिटेल में। सो यहाँ पर हम सिर्फ एक रिवीजन कर रहे हैं। आगे हम पढ़ते हैं कि शब्द क्या होते हैं। शब्द क्या है? अक्षरों के उस मेल को शब्द कहते हैं जिसका कोई अर्थ हो। मतलब जब हम 2-2 व्यंजनों को, 2-2 वर्णों को मिलाकर पढ़ते हैं, तब हम उन्हें शब्द बोलते हैं। जैसे देखिए, फ प्लस ल फल, क प्लस म प्लस ल, यानी क म ल मिलकर बनता है कमल। इसका एक अर्थ भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी अक्षरों को मिलाया और उनको पढ़कर आपने एक शब्द बनाया, नहीं, उसका एक अर्थ भी होना चाहिए जिसका कोई अर्थ हो। ओके, सो फल मतलब क्या है? फ्रूट्स। कमल क्या है? एक फूल का नाम है ना, लोटस फ्लावर का नाम है। देन देखिए, ज प्लस हा प्लस ज, जहाज। सो जहाज क्या है? शिप। देन मछली, मछली। सो इस तरीके से अक्षरों को जोड़कर हम ऐसे शब्द बनाते हैं और इसी तरीके से वो सारे शब्द बनते हैं हिंदी में। ओके, जिन्हें हम पढ़ते हैं और इसी को हम शब्द कहते हैं। सो शब्द वो होते हैं जो वर्णों के मिलने से बनता है और एक मतलब भी उसका होना चाहिए, उसका कोई अर्थ भी होना चाहिए, तो वही हमारे शब्द होते हैं। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा क्या है? नाउन। इंग्लिश ग्रामर में नाउन करके हम पढ़ते हैं। नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि इस दुनिया में हर चीज़ का नाम होता है ना, हम हर चीज़ को उसके नाम से बताते हैं, है ना, तो उन सारे नामों को हम संज्ञा कहते हैं। कुछ भी नाम हो सकता है, जैसे किसी व्यक्ति का नाम, किसी इंसान का नाम, जैसे हम सबका नाम होता है ना, तो वो सब संज्ञा है। वस्तु, वस्तु मतलब कोई चीज़, तो किसी चीज़ का नाम, जो हम चीज़ हमारे चारों तरफ देखते हैं, उन सभी के नाम होते हैं। ओके, तो वस्तु का नाम। देन स्थान का नाम, कोई जगह का नाम जहाँ पर हम जाते हैं, ठीक है, तो स्थान का नाम वो भी संज्ञा है। और जीव जंतुओं का नाम, जैसे पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, ओके, पानी वाले जानवर, सो सारे जानवर, इस दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं, सो इन सभी के नाम संज्ञा होते हैं। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। जैसे देखिए, जानवरों के नाम, सारे जानवरों के नाम, हाथी, खरगोश, शेर, बंदर, चीता, ठीक है, ये सारे जो जानवरों के नाम संज्ञा है। पक्षियों के नाम, सारे बर्ड्स के नाम संज्ञा है, कोयल, तोता, मैना, कबूतर, कौवा, ओके, तो ये सारे पक्षियों के नाम भी संज्ञा होते हैं। देन फलों के नाम, जो हम खाते हैं ना, फल मतलब क्या है? फ्रूट्स, ठीक है, जैसे अंगूर, केला, अनार, सेब, सो सारे फलों के नाम संज्ञा है। सब्जियों के नाम, सारे सब्जियों के नाम भी संज्ञा होते हैं, टमाटर, गोभी, आलू, प्याज, टिंडा, ओके, तो ये सारे
सब्जियों के नाम भी संज्ञा है। देन स्थानों के नाम मतलब जगहों के नाम, जैसे दिल्ली, भारत, घर, मंदिर, पाठशाला, अस्पताल। ठीक है, तो ये सारी जगह जहाँ पर हम जाते हैं उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। देन वस्तुओं के नाम, चीजों के नाम, जैसे टोपी, गेंद, कलम, आपकी किताब, आपकी पेंसिल। ठीक है, सो ये सारी चीजें, इन सभी चीजों के नाम होते हैं और उन नाम को संज्ञा कहते हैं। देन इंसानों के नाम, जैसे हम सबका अपना नाम है ना, गीता, या फिर हम माता पिता बोल सकते हैं, या डाकिया, डॉक्टर, शिक्षक। तो वो सारे शब्द जो हम किसी लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी इंसानों को दर्शाते हैं, ठीक है, तो उन सभी नामों को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे उदाहरण है संज्ञा के। सो देखिए, ये सभी संज्ञा होते हैं जानवरों के नाम, पक्षियों के नाम, फलों के नाम, सब्जियों के नाम, स्थानों के नाम, और ये हैं वस्तुओं के नाम और बच्चों के नाम, यानी हम सभी के नाम। ओके, सो सारे नाम को हम संज्ञा कहते हैं। आगे हमें पढ़ना है लिंग। लिंग क्या है? जेंडर। हम इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, ही और शी वर्ड्स। लिंग क्या होता है? जिन शब्दों से पुरुष जाति या स्त्री जाति का पता चलता है, तो उसी को हम लिंग कहते हैं। जैसे लिंग के दो प्रकार होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जो हम लड़कों के लिए इस्तेमाल करते हैं वो सारे शब्द पुल्लिंग होते हैं, और जो हम लड़कियों को बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो सारे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे पिता का होता है माता, लड़का, लड़की, चाचा, चाची, राजा, रानी, मामा, मामी। सो पुल्लिंग स्त्रीलिंग भी हमने पढ़ा था, है ना। देखिए, जो शब्द लड़कों के लिए यूज किया जाता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं, और जो लड़कियों के लिए यूज करते हैं उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। देखिए, यहाँ पे आपके बुक में और भी बहुत सारे पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द दिए हैं जिनको आपको याद करने हैं। सो इन सारे पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग आपको याद करना है। ओके, ये सभी हमने किए थे। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वचन। जो हमने पढ़ा था ना, वचन बदलो। वचन क्या है? वन एंड मैनी, एक चीज और एक से ज्यादा चीज। ओके, तो उसी को वचन कहते हैं। वह शब्द जो हमें एक या एक से अधिक चीजों का बोध कराते हैं उनको हम वचन कहते हैं। सो वचन के भी दो प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक चीजों के लिए हम एक वचन बोलते हैं और एक से ज्यादा चीजों को हम बहुवचन बोलते हैं। जैसे एक लड़के के लिए हम लड़का बोलेंगे, जो कि बहुवचन में हम लड़के बोलेंगे। बात, बातें, रोटी मतलब एक रोटी, रोटियां, एक से ज्यादा रोटियां, चींटी, चींटियां, सब्जी, सब्जियां। सो आपको याद रखना है, जब अ या आ की मात्रा से शब्द खत्म करते हैं तब वो ए की मात्रा डालकर हम शब्दों को लिखेंगे। जैसे लड़का, लड़के, बात, बातें, घड़ा, घड़े, इस तरीके से। ओके, पर जब बड़ी की मात्रा वाले शब्द हम लिखते हैं और उनको हमें बहुवचन में करना पड़ता है, तो हम बड़ी की मात्रा को छोटी की मात्रा कर देंगे और एक या लिखेंगे चंद्र बिंदु के साथ, और इसी तरीके से हम सारे शब्दों को एक वचन से बहुवचन में बदलेंगे। देखिए एग्जाम्पल्स जो हमने किए थे। एक चीजों को अनेक में बदलना। ओके, लड़का, लड़के, तोता, तोते, घड़ा, घड़े। सो ये सारे शब्द आ की मात्रा से खत्म हो रहे हैं, तो इसको आपको ए की मात्रा देनी है। बस्ता, बस्ते, झंडा, झंडे, कुत्ता, कुत्ते, इस तरीके से बहुवचन में करना है। जूता, जूते, केला, केले, टोपी बन जाएगा टोपियाँ, लड़की, लड़कियाँ, तितली, तितलियाँ। देखा आपने, बड़ी की मात्रा डालकर जब हम शब्दों को लिखते हैं तो वो छोटी की मात्रा में बदल जाती है और एक या उसके साथ जुड़ जाता है, जैसे यहाँ पे दिए गए हैं। ओके, सो इस तरीके से हम एक वचन को बहुवचन में बदलते हैं और वही होता है हमारा वचन बदलो। द नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रिया। क्रिया मतलब काम। हर काम को हम क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से किसी काम के करने का पता चलता है या किसी काम के होने का पता चलता है, उन्हें उन शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, कोई लिख रहा हो सो वो एक काम कर रहा है। लिखना, लिखना क्रिया है। हंसना, हंसना भी एक काम है, सो हंसना क्रिया है। रोना, रोना भी कुछ काम हो रहा है, सो
रोना क्रिया है और खाना, खाना भी क्रिया है। ओके, सो अगर आपको एक वाक्य दिया जाएगा और आपको ढूंढना है उसमें से क्रिया क्या है, तो आपको इस तरीके से क्रिया को ढूंढना है। जैसे मीरा गाना गाती है, सो मीरा क्या कर रही है, गाना गा रही है। सो गाती है हो गया क्रिया। माँ कपड़े धोती है, सो धोती है हो गया क्रिया। शेर दहाड़ता है, सो शेर का काम क्या था, दहाड़ना, सो दहाड़ता है हो गया क्रिया। सो इस तरीके से सारे काम को हम क्रिया कहते हैं, चाहे वो कोई भी काम हो। ओके, पीता है, उड़ती है, जैसे यहाँ पे देखिए चिड़िया उड़ रही है, सो वह भी एक काम कर रही है, उड़ती है, सो उड़ती है हो गया क्रिया। सो वो सारे काम जो एक इंसान या जानवर करते हैं उसी को हम क्रिया कहते हैं। सो ये सारे शब्द क्रिया होते हैं। अगर आप खाली बैठे हैं एक जगह पर तो वह भी क्रिया है, बैठना भी क्रिया है। ओके, तो सारे काम जो एक इंसान करते हैं उनको हम क्रिया कहते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या होता है, उल्टे अर्थ वाले शब्द। इंग्लिश में हम अपोजिट वर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, हर शब्द का उल्टा भी होता है ना, तो उल्टे अर्थ वाले शब्द या इसको हम बोलेंगे विपरीत अर्थ वाले शब्द, इनमें से कुछ भी आ सकता है। ओके, सो विलोम शब्द मतलब हर किसी शब्द का उल्टा लिखना। जैसे दिन हो जाएगा रात, ऊपर नीचे, अमीर गरीब, अच्छा बुरा, ठंडा गरम, सही गलत, आना जाना, पास दूर। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। सो ये सारे होते हैं उल्टे अर्थ वाले शब्द। आपको कोई एक शब्द दिया जाएगा और उसका उल्टा शब्द आपको लिखना होगा, तो आप इस तरीके से लिखेंगे। सो आपको हर शब्द का उल्टा अर्थ लिखना सीखना है। सो ये सारे शब्द हमने किए थे। सो एग्जाम में इनमें से कोई भी आपको लिखना आ सकता है और आपको लिखने पड़ेंगे उनके विलोम शब्द। ओके, तो ये सारे हमने किए थे हमारे उल्टे अर्थ वाले वीडियो में, आप देख सकते हैं। देन आगे हमें पढ़ना है समान तुक वाले शब्द। सो ये भी क्लास 1 में कराया जाता है, लेकिन इजी वर्ड्स को लेकर। ठीक है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड्स नहीं होते हैं, बहुत ही आसान शब्दों से हमें समझना है समान तुक वाले शब्द। सो समान तुक वाले शब्द क्या है, जो शब्द सुनने में एक जैसे होते हैं। ठीक है, जिनकी लास्ट के आवाज़ एक जैसी होती है, जिनके वर्ण एक जैसे होते हैं, इन्हें हम तुकांत शब्द भी बोलते हैं। जैसे इंग्लिश में हम राइमिंग वर्ड्स पढ़ते हैं। ओके, तो उसी को हम हिंदी में समान तुक वाले शब्द बोलते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखे हैं मैंने, माला ताला, ठीक है, बात रात। तो देखिए ये सुनने में एक जैसे लग रहा है ना, तो इन्हीं को हम समान तुक वाले शब्द बोलते हैं। नगर मगर, यहाँ वहाँ। सो ऐसे शब्द जो है हमें कविता में दिखाई देते हैं ज़्यादातर। आस पास, रोना खोना, मोटा छोटा, दुख सुख। सो आपको कोई भी एक शब्द दिया जाएगा और आपको उसका समान तुक वाला एक शब्द और लिखना होगा। सो इस तरीके से हम लिखते हैं समान तुक वाले शब्द जो सुनने में एक जैसे होते हैं और उनके लास्ट के वर्ण भी सेम होते हैं। ओके, माला ताला। तो ऐसे हम करते हैं समान तुक वाले शब्द या तुकांत शब्द। देन आगे हमें पढ़ना है रचनात्मक लेखन क्या होता है, मतलब क्रिएटिव राइटिंग। आपको कोई भी टॉपिक दिया जाएगा और उसके ऊपर आपको 4 से 5 लाइनें लिखनी होगी। ठीक है, सो किसी भी विषय के ऊपर लिखना, उसको हम रचनात्मक लेखन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, वो कोई भी टॉपिक हो सकता है, आपको 2-3 टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है। जैसे आपको दिया जाएगा मेरा प्रिय फल या मेरा प्रिय खिलौना, ऐसे कोई भी टॉपिक आपको दे सकते हैं, तो आप इस तरीके से उनको लिख सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, जैसे मान के चलिए आपको दिया है मेरा प्रिय फल, तो आप लिख सकते हैं आम मेरा प्रिय फल है। ओके, सो यहाँ पे आप फल लिखेंगे, यहाँ पे आम लिखेंगे। यह डैश रंग का है, आप उसका कलर यहाँ पे लिख सकते हैं। यह लाल
लाल रंग का है, पीला रंग का है या हरा रंग का है। ऐसे यहाँ पे एक रंग के बारे में आप एक लाइन लिख सकते हैं। देन इसका आकार डैश है, इसका आकार गोल है या इसका आकार लंबा है, चौड़ा है, जैसे भी उसका आकार है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जो भी चीज़ के बारे में लिख रहे हैं आप उसकी शेप यहाँ पे बता सकते हैं। वह दिखने में या खाने में कैसा है वो आप यहाँ पे अगली लाइन में लिख सकते हैं। अगर वो कोई चीज़ हो तो आप लिख सकते हैं वह दिखने में सुंदर है। अगर खाने वाली चीज़ हो तो आप लिख सकते हैं वह खाने में मीठा है, रसीला है या खट्टा है। जो भी आपका टेस्ट है आप वो लिख सकते हैं। और लास्ट में आप लिखेंगे यह मुझे बहुत अच्छा लगता है। उस चीज़ का नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं और वह मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है 4-5 लाइन को लिखकर। जो भी टॉपिक आपको दिया जाएगा आप इस तरीके से उसको लिख सकते हैं। तो इसी को रचनात्मक लेखन बोलते हैं। जैसे देखिए मेरा घर, सो मेरे घर के बारे में आपको 4-5 लाइनें लिखनी है। कैसे लिखेंगे? मेरा घर बड़ा है, इसमें 4 कमरे हैं, घर के बाहर नीम का पेड़ है, हम अपना घर साफ रखते हैं, मुझे अपना घर अच्छा लगता है। देखिए दूसरा एग्जाम्पल, मेरी गुड़िया, यह मेरी गुड़िया है, इसका नाम भोली है, इसके बाल काले हैं, इसने लाल हरी फ्रॉक पहनी है, यह मुझे अच्छी लगती है। यह देखिए मेरी माँ के ऊपर, मेरी माँ का नाम रानी है, मेरी माँ घर का सारा काम करती है, वह मुझे पढ़ाती है, मेरी माँ अच्छी है, वह मुझे बहुत प्यार करती है। सो इसी तरीके से किसी विषय के ऊपर लिखना हमें आना चाहिए। ओके, तो इसी को हम रचनात्मक लेखन बोलते हैं, जो कि क्लास 1 में पढ़ाया जाता है। पर बहुत छोटे छोटे वाक्य आपको बनाने हैं। ओके, तो छोटे छोटे वाक्य इस तरीके से बना के उनकी प्रैक्टिस कीजिए। देन आगे हमें पढ़ना है कि हिंदी में गिनती कैसे लिखते हैं और उनको बोलते कैसे हैं। जैसे 1 के लिए हम 1 बोलेंगे, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4, 5 के लिए 5, 6 के लिए 6, 7 के लिए 7, 8 के लिए 8, 9 के लिए 9, 10 के लिए 10। सो ये सारी गिनतियाँ आपको लिखकर याद करनी है। एटलीस्ट आप 1 से लेके 10 तक ज़रूर याद करें। इससे आगे भी कराए जाते हैं, लेकिन इन 1 to 10 आपको हिंदी में लिखना आना चाहिए। और ये देखिए हिंदी में इस तरीके से हम नंबरों को लिखते हैं, ये भी आपको सीखना है। आपकी बुक में देखिए पूरे 1 से लेके 50 तक, पूरा 1 से 50 तक की गिनती दी गई है। धीरे धीरे करके याद करिए, या फिर एटलीस्ट 1 से लेकर 10 तक, यानी 1 से लेकर 10 तक तो आपको याद करना ही करना है। ओके, बाकी का हम धीरे धीरे याद कर लेंगे, पर एटलीस्ट आपको 1 से लेकर 10 तक लिखना आना चाहिए। उसके बाद हमें पढ़ना है सप्ताह के नाम, डेज ऑफ द वीक। जैसे हम इंग्लिश में संडे मंडे पढ़ते हैं ना, उसी तरीके से हिंदी में भी हमें इन दिनों के नाम लिखने आने चाहिए। ओके, सो देखिए सोमवार, मंडे, मंगलवार, ट्यूसडे, बुधवार, वेडनेसडे, गुरुवार, थर्सडे, शुक्रवार, फ्राइडे, शनिवार, सैटरडे, रविवार, संडे। सो इस तरीके से सप्ताह के नाम भी लिखवाए जाते हैं, जो कि आपको याद करने हैं। लिखना आपको धीरे धीरे आ जाएगा, पर याद ज़रूर करना है कि हर दिन का नाम क्या होता है। उन दिनों के नाम आपको ज़रूर से याद करने हैं। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चित्रकथा, यानी चित्रों के द्वारा कहानी को समझना। इसकी भी वीडियो बनाई है हमने, आप देख सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे जो है कुछ चित्र दिए जाएंगे और ना कुछ लिखा जाएगा और ना कुछ बताया जाएगा, पर चित्रों को देखकर ही आपको कहानी को समझना है। ये आपकी ओरल प्रैक्टिस के लिए है। सो इसी तरीके से चित्र दिए जाते हैं और बच्चों को जो है कहानी खुद से बनानी है और सुनानी होती है। ऐसा ज़्यादातर जो है ओरल टेस्ट के लिए किया जाता है कि चित्रों को देखकर बच्चों को कहानी खुद से सुनानी होती है। ठीक है, तो इसी को हम चित्रकथा कहते हैं। ओके, सो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है चित्रकथा की।
और हमारा लास्ट टॉपिक है चित्रवर्णन। चित्रवर्णन क्या है? चित्रकथा की तरह है, लेकिन एक चित्र दिखाया जाता है और उस चित्र को देखकर आपको वाक्य बनाने होते हैं या फिर कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और उस चित्र में ढूंढकर आपको उत्तर देना होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक बगीचे का चित्र दिया गया है और बगीचे में बहुत सी चीजें हो रही है और इस चित्र को देखकर आपको जो है पूछे गए प्रश्न के उत्तर देने होते हैं या फिर इस चित्र को देखकर 5 वाक्य आपको खुद से बनाने होते हैं। ये आपके एग्जाम में इसी तरीके से आता है। यहाँ पर आपको देखना है कि चित्र में क्या क्या हो रहा है और कौन कौन से बच्चे क्या क्या खेल खेल रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, ये सब आपको ध्यान से देखना है। इसको इंग्लिश में हम पिक्चर कंपोजिशन की तरह पढ़ते हैं। ओके, इंग्लिश में भी इस तरीके से आते हैं आपके ग्रामर में और इसी को हम चित्रवर्णन बोलते हैं। ये सब एक क्रिएटिव एक्टिविटी है जो बच्चों की कंसंट्रेशन इम्प्रूव करने के लिए होती है। सो यही है आपका चित्रवर्णन। आपको चित्र को ध्यान से देखना है और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पूछ सकते हैं कि इस चित्र को देखकर बताइए कि यहाँ का मौसम कैसा है, गर्मी का मौसम है, सर्दी का मौसम है या बारिश का मौसम है। सो आप चित्र देखकर बता सकते हैं क्योंकि सूरज तेज चमक रहा है, आप बोल सकते हैं कि ये गर्मी का मौसम है या फिर पूछ सकते हैं कितने बच्चे झूला झूल रहे हैं। सो यहाँ पर आप देखेंगे 2 बच्चे झूला झूल रहे हैं तो आप 2 पे टिक मारेंगे। ठीक है, कितने लोग व्यायाम कर रहे हैं? सो यहाँ पे 2 लोग व्यायाम कर रहे हैं तो आप यहाँ पर 2 लोग लिखेंगे। सो चित्र को जो है आपको ध्यान से देखना है ताकि आप पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे सके और यही होता है हमारा चित्रवर्णन। सो एग्जाम में आपको इस तरीके से एक छोटा सा चित्र दिया जाएगा और उसके बारे में आपको 4-5 पंक्तियां खुद से लिखनी होगी। ओके, तो कैसे लिखेंगे आप कि यह चित्र एक बगीचे का चित्र है, इसमें एक मोर नाच रहा है, 2 बच्चे मोर को देख रहे हैं, बगीचे में रंग बिरंगे सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको जो है चित्र देखकर वाक्य बनाने हैं और लिखने हैं। तो छोटे छोटे वाक्य बनाइए 4-5, पर ज़रूर से याद करिए कि वाक्य कैसे बनाते हैं और यही होता है हमारा चित्रवर्णन। सो यही वो सारे टॉपिक हैं जो क्लास 1 में पढ़ाए जाते हैं और आपको प्रैक्टिस करवानी है। सो देखिए आज का वीडियो एक रिवीजन वीडियो था, पर हमने जो है ये सारे टॉपिक के वीडियो जो है हमने बनाए हैं और क्लास 1 हिंदी ग्रामर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। इसमें से कोई भी टॉपिक को अगर आपको डिटेल में देखना हो तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। और इसी के साथ हमारे हिंदी व्याकरण का रिवीजन भी पूरा हो गया है। सो ये सारे टॉपिक जो है आपको याद करने हैं और क्लास 2 के लिए रेडी होना है। ओके, सो अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।